हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले मैंने एक लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए द सिविल पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और उसे देख लीजिए। क्लियर। तो उस लेक्चर में मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था, बस सोम की इंपॉर्टेंस बताई थी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कि सोम भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अपन पढ़ते हैं। ओके, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो सोम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली में इम्पोर्टेंट क्यों है, पूरी तरह से मैंने बाल की खाल निकाल निकाल के पूरी चीज़ डिस्कस करी थी और उसका फिर सिलेबस डिस्कस किया था। क्लियर। तो फिर इसके बाद अब वहाँ से आगे अपन चलेंगे और ये उसका अगला लेक्चर है सोम का। और इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि बेसिक ऑफ सोम। और बेसिक ऑफ सोम के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके उस एक एक करके मैं लेकर के चलूँगा। ठीक है, ये कुछ डेमो लेक्चर्स होंगे यानी कि फर्स्ट चैप्टर पूरा का मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। बाकी के लिए आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो पहले आप डेमो लेक्चर देख लीजिए, देन इसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं। बहुत ही गहराई से फुल कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक्चुअली में स्ट्रेस जनरेट कैसे होता है, हाँ, और ये कैसे वर्क करता है, सारा कुछ अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। और आपको कुछ रटने वाला नहीं होगा, मैं इतनी आसान तरीके से इतनी गहराई से सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आप देख रहे हो भाई, सबसे पहले बात सोम का और स्ट्रेस का सोम का कुछ ऐसा रिलेशन ना, मतलब आप एकदम समझोगे पूरा सोम के अंदर सिर्फ स्ट्रेस ही तो पढ़ना है अपने को, है कि नहीं। इससे पहले वाले जो लेक्चर मैंने समझाया था आपको कि यार सोम के अंदर करते क्या है अपन एक्चुअली में। तो सोम के अंदर क्या करते हैं कि भाई स्ट्रेंथ अपने को पता होती है मटेरियल की, मतलब सीधी सी बात ये है ना कि भाई स्ट्रेंथ अपन देखो ऐसे ऐसे समझो इसको। अपन करते क्या है भाई, सोम के अंदर क्या करते हैं, दो शब्दों में बताना चाहता हूँ भाई। सोम के अंदर अपन क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को लेते हैं, जिस भी मटेरियल का अपन अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, जिस भी मटेरियल का अपना सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको लेते हैं, उसके पार्टिकल की स्ट्रेंथ निकालते हैं और उस पार्टिकल पर लोड के कारण, एक्सटर्नल लोड के कारण कितना स्ट्रेस आ रहा है उसको निकालते हैं। दोनों को कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा है स्ट्रेंथ से तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, मतलब पार्टिकल फेल हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर फेल हो रहा है। और स्ट्रेस अगर कम है स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर सेफ है, बस यही पता लगाते हैं। अब ये जो स्ट्रेंथ वाली बात होती है, स्ट्रेंथ अपन कैलकुलेट कर लेते हैं बाय लैब टेस्टिंग से। लैब में डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं, उनमें ले जा करके अपन उनमें टेस्ट कर लेते हैं कि इस पार्टिकल की या इस मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, वो अपन निकाल लेते हैं बाय लैब टेस्टिंग के द्वारा। अब बचा जो ये स्ट्रेस है, इसको कैसे करने, इसे कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, ये जो स्ट्रेस है इसे कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो पूरे सोम के अंदर जो भी आपके 12 चैप्टर हैं उसके अंदर अपन सिर्फ इस स्ट्रेस के बारे में ही बात करने वाले हैं और जाकर के इसी को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, ये निकालने वाले हैं कि अपन किसी भी पॉइंट पर किसी भी सेक्शन पर अपन स्ट्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेस, अब इसे फाइंड करने के लिए पहले तो समझना जरूरी है ना स्ट्रेस को गहराई से कि आखिर होता क्या है भाई। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर उसी पर बेस है भाई कि आपको जस्ट स्ट्रेस से आपका मेल मिलाप करवाना है पहली बार, है ना, कि भाई स्ट्रेस क्या होता है, आप एक दूसरे को अच्छे से पहचान लो बहुत ही गहराई तरीके से। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे रटना टाइप का नहीं, आपने हमेशा अभी तक रटा होगा कि भाई स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया या इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ये एक्चुअली में क्या होते हैं सारा अपन यहाँ विस्तार से देखने वाले हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे जनरेट होता है, ये सारा कुछ इस लेक्चर के अंदर। देन आगे फिर लेक्चर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। आई थिंक आपको इतना इंट्रो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो दोस्त, मैं यहाँ अभी देखो आप नॉर्मल समझ लो, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आप इसको समझो, अगर आपसे कोई स्ट्रेस की डिफिनीशन पूछे, ठीक है, तो स्ट्रेस को सिंपली अपन डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। ये बात समझ लो आप पहले। ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं और ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं और जो इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ठीक है, या फार्मूला वाइज समझ सकते हो आप इसको। तो इसका डिफिनीशन क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को ही अपन क्या बोलते हैं, अपन इसको स्ट्रेस बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसको फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोलता है, लिखा मिल जाएगा आपको फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो कि पूरी तरह गलत है, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर अपन इसको कहीं कहीं पास बोल देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पास बोल देते हैं, पर ये गलत है। ठीक है, ये एक्चुअली होती है प्रेशर की डिफिनीशन। ठीक है, प्रेशर की डिफिनीशन होती है आपकी फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस की डिफिनीशन होती है इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है,
ओके, अब ये क्या होता है, कहाँ से जनरेट होता है, इस पर ये आपको थोड़ी सी बाद में समझ में आए, क्योंकि अभी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं पता ये एक्चुअली होता क्या है, और एरिया क्या है एक्चुअली में अभी आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो मैं एक डायग्राम के अंदर लेके चलता हूँ आपको और वहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके दोस्त, तो ये देखो यार, समझो पहले बात को। आप तो पहले देखो एक चीज़, हर एक चीज़ की ना बाल से खाल निकालना सीख लो। ठीक है, कैसे कहाँ से क्या आया, एकदम गहराई से कोई चीज़ रटना नहीं है आपको, खासकर सोम के अंदर तो ना ही रटना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, अगर आपकी ये समझ में नहीं आए तो यार आगे सिविल में फिर तो बंटेधार है ना। मतलब कोई भी चीज़ फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी आगे, तो इसमें आपको अच्छी तरह से अपनी पकड़ बना लेनी है। तो देखो दोस्त, सबसे पहले आपके सामने एक बीम दिखाई दे रही है। बीम मैंने यहाँ पास ली हुई है, आप कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट ले सकते हैं, अपन जनरली बीम ही ले रहे हैं। ठीक है, बीम की डिफिनेशन क्या है, बीम जानते हो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिस पर हमेशा ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है। ट्रांसवर्स क्या होती है, ट्रांसवर्स दो एक्सिस होती है जनरली, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दूसरी होती है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो जो लोडिंग, जैसे मैं बोलूँ कि अगर इस बीम की लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो इसकी लंबाई की द्वारा ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी और इसके परपेंडिकुलर ये आपकी ट्रांसवर्स। तो लोडिंग यदि ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, अलॉन्ग मतलब पैरेलल, तो इसके पैरेलल मतलब ऐसे लोडिंग लग रही है, तो इसको बोलते हैं अपन बीम, और बीम पे हमेशा ऐसी लोडिंग लगती है। तो बीम की डिफिनेशन कोई पूछे तो क्या बताओगे, ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पर हमेशा ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है। सही बात है। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल लोडिंग लग रही है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। सही बात। तो बीम की डिफिनेशन समझ में आ गई। मैंने यहाँ पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर ले लिया है, अब इसके ऊपर लगी हुई है एक्सटर्नल लोडिंग। ठीक है भाई, एक प्रकार की बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है ये आपको आगे पता चलेगा अगले टॉपिक्स में। ठीक है, अभी आप सिंपली समझ लो कि आपको इधर से मैंने हिंज सपोर्ट लगा दिया, इधर रोलर लगा दिया, इसलिए मैंने इसको सिंपली सपोर्टेड बोल दिया। ठीक है, तो ये आपकी होगी एक प्रकार की, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसके ऊपर लग रही है एक्सटर्नल लोडिंग। एक्सटर्नल लोडिंग ये कुछ भी हो सकती है, डेड लोड, लाइव लोड, इसको अपन जनरली कुछ भी बोलेंगे। आप इसको जनरली सिंपल समझ लो, लोड है, इसके अंदर डेड और लाइव लोड दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, इस एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर ये लग रही है किसके ऊपर, आपकी इस बीम के ऊपर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपने सिंपल सा साइंस के अंदर एक थ्योरी पढ़ी होगी कि दुनिया में जितने भी पदार्थ सारे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए सारे पदार्थ, है ना। मतलब जितने भी मटेरियल सारा उसी से मिलकर बना हुआ है, अणुओं परमाणुओं से मिलकर। ठीक है, वैसे ही इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर भी कि जितने भी आपकी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, किससे, पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। तो जो आपकी ये बीम है कि इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। बात सही है कि गलत, बोलो बोलो हाँ यार। देखो हाँ ना करते रहना, एंजॉय लेके पढ़ना, बोरिंग बिल्कुल मत लेना लेक्चर को। ठीक है, तो ये जो आपकी बीम है ना, ये जो आपकी बीम है ये आपके बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो जब ये एक्सटर्नल लोडिंग लगेगी तो एक्सटर्नल लोडिंग जाएगी कहाँ, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इंटरनल लोडिंग पर, और ये इंटरनल लोडिंग हर एक पार्टिकल पर लोड लगाएंगे। ठीक है, हर एक पार्टिकल, ये जो एक्सटर्नल लोडिंग है ये कन्वर्ट होकर के इंटरनल लोडिंग पर हर एक छोटे पार्टिकल पर लोडिंग लगाएगी। ठीक है, हर एक छोटे पार्टिकल पर इंटरनल लोडिंग्स लगाएगी। ठीक है, इंटरनल लोडिंग लगाएगी हर एक पार्टिकल पर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, लोडिंग का मतलब क्या है। लोडिंग मतलब उसके ऊपर लोड लगा रहा है ना, मतलब सिंपल सी बात है, ये स्थायी था, इसके ऊपर अब कोई वजन आ गया या कुछ लोड लग रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी कुछ ना कुछ सबकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ सबकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो जितनी इसकी स्ट्रेंथ है, जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके इस लोड को रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, आप जैसे हो ये, ठीक है, ये आप हो, आपके ऊपर मैं कोई वजन रख देता हूँ। ठीक है, एक बोरी कुछ भी रख देता हूँ मान लो। ठीक है, एक बैग सीमेंट ही रख, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये सीमेंट नीचे की तरफ आप पर फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को क्या। सीमेंट आपके सर पे रखा तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, तो आप दब नहीं जाते हो, आप इस मतलब इसके ऐसे आपको दबा नहीं देता सीमेंट, ऐसे पिचक नहीं जाते हो। आप क्या करते हो, इस लोड के अगेंस्ट ऊपर की तरफ धक्का देते हो, ऊपर की तरफ लोड लगाते हो, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हो भाई। आपकी आपके सर पर रखा हुआ सीमेंट तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है सीमेंट, तो आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगाते हो, है ना, क्योंकि उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब उसकी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा करके उसको बैलेंस करके रखना है कि नहीं। तो उतना उसी तरह का इनका भी नेचर होता है इन पार्टिकल्स पर। कोई जब इन पर इंटरनल लोडिंग होती है तो ये भी जितनी इनकी क्षमता है, जितनी इनकी कैपेसिटी है, उतना ये लोग इस लोड को रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करते हैं। ये बात आप समझ लो। तो ऐसे ही जैसे अब आपके ऊपर अगर मान लो ये 50 किलो का सीमेंट था तो आपने इसको सह लिया, अब मैं आपको यहाँ पास 50 किलो के 10 बोरी सीमेंट रख देता हूँ। ठीक है, 10 बैग, तो कितने हो गए, 500 kg। अब आप क्या करोगे, अब आप दब जाओगे। क्यों दब जाओगे भाई, अब आप क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, क्यों नहीं बैलेंस कर पा रहे हो उसको, क्यों, क्योंकि आपकी कैपेसिटी उतनी ही थी, एक बैग की ही कैपेसिटी थी, आपकी कैपेसिटी 10 बैग की नहीं थी। तो आप क्या हो गए, दब गए। दब गए मतलब आप फेल हो गए, समझ रहे हो।
इंजीनियरिंग भाषा में उसको बोलेंगे आप फेल हो गए। तो इसी प्रकार ये जो छोटा पार्टिकल होता है ना, ये छोटा पार्टिकल, इस पर जब इंटरनल लोडिंग लगती है तो जितनी इसकी क्षमता है उतनी तक तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा पहले, ठीक है, उस उतनी तक तो पहले ये रिफ्लेक्ट करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, ऐसे लगाएगा इधर, ठीक है, ये लगाएगा। लेकिन अगर ये इंटरनल लोडिंग ज़्यादा हो जाएगी इसकी क्षमता से, तो क्या हो जाएगा, बेचारा फेल हो जाएगा ना फेल। तो ये जो जितना लगा रहा है ना, ये जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ये जो रेजिस्टेंस दे रहा है ना इस फोर्स अगेंस्ट, इस इंटरनल लोडिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस दे रहा है ना, यही वाला रेजिस्टेंस को, इसी वाले रजिस्टिंग फोर्स को अगर इसके पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दें, इसके पर यूनिट एरिया से तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। तो मतलब जो एक छोटा पार्टिकल जब उस पर इंटरनल लोडिंग लगती है तो जो वो रिफ्लेक्ट करता है, जो वो रिस्ट्रेंड करता है, या जो वो उस इंटरनल लोडिंग के अगेंस्ट फोर्स लगाता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, उसी को बोलते हैं अपन, अगर पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दें तो स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेस बोलते हैं। ये है डिफिनेशन आपकी स्ट्रेस की। ऐसे आपको फील करके चलना, ठीक है, कैसे फील करना, समझ में आ गई बात, बोलो हाँ आई कि नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं, ये तो हो गई भाई बात स्ट्रेस की, क्लियर। अब मुझे एक बात थोड़ा सा और समझ लेते हैं भाई। देखो स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं उसको समझने से पहले इंटरनल लोडिंग्स का ही समझ लेते हैं। जैसे एक्सटर्नल, जो इंटरनल लोडिंग लग रही है लग कितने प्रकार की होती है, तो देखो मैं बात करते हैं, यहाँ पास मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है बीम का, ठीक है, इसके ऊपर ये एक्सटर्नल लोडिंग लगी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, कहीं पास भी एक सेक्शन कट कर लेता हूँ, ठीक है, एक सेक्शन यहाँ पास कट कर लिया मैंने, ये सेक्शन कट कर लिया, इसको बाहर निकाल के इस तरह से कट के दिखा दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट ये हो गया और ये वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है, ये वाला सेक्शन एक्चुअली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब इस सेक्शन में एक पार्टिकल है यहाँ पास छोटा सा, ठीक है, एक पार्टिकल है यहाँ पास छोटा सा, इस पार्टिकल यहाँ पास है, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया। अब ये वाले छोटे वाले पार्टिकल पर, एक पार्टिकल पर वो यहाँ पास मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्टिकल, यहाँ पास जो पार्टिकल था ये वाला लोडिंग का लग रही है, दिखाता हूँ। तो देखो दोस्त, उस इंटरनल लोडिंग्स के कारण, मतलब एक्सटर्नल लोड का नहीं, 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग इस पार्टिकल पर लग रही है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। कौन कौन सी, एक्स डायरेक्शन पर एक Fx फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन पर एक Fy, जेड डायरेक्शन पर एक Fz लग रहा है, ठीक है, जेड डायरेक्शन पर क्या लग रहा है आपका, Fz लग रहा है, और एक्स डायरेक्शन पर एक फोर्स लग रहा है आपका Fx, वाई डायरेक्शन पे एक Fy, और Mx, मतलब मूवमेंट लग रहा है, एक्स डायरेक्शन पर एक मूवमेंट लग रहा है Mx, वाई डायरेक्शन पर एक मूवमेंट My, और जेड डायरेक्शन पर एक मूवमेंट लग रहा है आपका Mz, ठीक है। तो इस तरह से करके ये टोटल Fx, Fy, Fz, Mx, My और Mz, ये कुल मिला के ऐसे 6 फोर्स हैं, ठीक है, 6 इंटरनल लोडिंग्स है जो आपके इस पार्टिकल पर लोड लगाएंगे, ठीक है। यही वो 6 जुल्मी लोड हैं जो जुल्म करेंगे इस छोटे से पार्टिकल की ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यही जो पार्टिकल सारा कुछ लोड लगाएंगे। अच्छा, अब क्या ये सब एक साथ लगेंगे, क्या हर बार ये सब प्रेजेंट होंगे, तो ये जरूरी नहीं, ये डिपेंड करती है लोडिंग्स की कंडीशन पर, ठीक है। ये जो डिपेंड करती, हो सकता है 2 ही लग रही हो, मतलब होंगे तो इसी 6 के अंदर होंगे, इस 6 से बाहर नहीं होंगे। हो सकता है 6 के 6 भी लग जाएं, हो सकता है 2 ही लग रहे हों, हो सकता है 4 ही लग रहे हों, मतलब डिपेंड करता है लोडिंग कंडीशन पर कि लोडिंग कैसी लगी। अगर मैं इसे जनरल लोडिंग मानता हूँ कि जो एक प्रकार की जनरल लोडिंग है, ठीक है, तो ये 6 के 6 लग जाएंगे, ठीक है, जनरल लोडिंग की इसकी मान रहा हूँ मैं। अब ये लोड क्या लोड कितने प्रकार के होते हैं ये सब अपन नेक्स्ट स्टेप में इसमें पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पास एक आइडिया लगना है कि जनरल लोडिंग के केस में ये 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग किसी पार्टिकल पर लगती है, ठीक है। और जो सारा कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस का प्रोड्यूस होने का मेन कारण ये इंटरनल लोडिंग है। अब बताओ, अगर आपके ऊपर बोरी न रखी जाए तो क्या आप उसका रिस्ट्रेंड करोगे, उसको उसके अगेंस्ट फोर्स लगाओगे? तो जब अगेंस्ट फोर्स नहीं लगाएगा मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ही जनरेट नहीं होगा, तो स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होगा बताओ। तो मतलब स्ट्रेस का मेन कारण क्या है? स्ट्रेस का मेन कारण है आपका इंटरनल लोडिंग्स। बात समझ में आ गई ना? इंटरनल लोडिंग्स है आपका मेन कारण, ठीक है। तो ये बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, क्लियर। अब यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। इंटरनल लोडिंग कितने, एक पॉइंट पर टोटल 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग है और स्ट्रेस का मेन कारण ये इंटरनल लोडिंग है। और इसी इंटरनल लोडिंग जब लगती है तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है उसी को अगर पर यूनिट एरिया से डिवाइड करें तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है दोस्त, आगे बस यही समझाना चाहता था यहाँ से। अब चलिए चलते हैं वहीं पास अपने डिफिनेशन, ये आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो स्ट्रेस की डिफिनेशन यहाँ से आप समझ सकते हो। अब स्ट्रेस क्या होता है आपका? इंटरनल रेजिस्टेंस और पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस एक प्रकार का फोर्स ही तो होता है भाई। फोर्स के अगेंस्ट लगाओगे तो फोर्स ही तो लगाओगे, है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो समझ लो न्यूटन।
एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर पे, तो एरिया मीटर स्क्वायर पे ले लिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक और यूनिट से बोलते हैं जिसको बोलते हैं पास्कल, तो इसी को एक पास्कल बोलते हैं। जनरली इसकी जो यूनिट होती है स्ट्रेस की वो पास्कल पे दिखाते हैं, न्यूटन पर स्क्वायर पे। ठीक है, इसकी एक और यूनिट बड़ी फेमस है, कौन सी, मेगा पास्कल। ठीक है, मेगा पास्कल। और एक मेगा पास्कल बराबर होता है 10⁻6 पास्कल। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो ना भाई, जैसे न्यूटन है, मीटर स्क्वायर को आप mm पे कन्वर्ट कर लो, है ना, मीटर स्क्वायर को mm पे कन्वर्ट करोगे तो कितना 10⁻⁻6 करोगे, सही है कि नहीं भाई। एक मीटर में कितना 10⁻3 mm। ठीक है, अब स्क्वायर करोगे तो इधर का भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो घात घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 दूना 6 हो गए। ठीक है, ये तो 1 मीटर स्क्वायर इसको 10⁻6। अब चूंकि देखो, हाँ ठीक है 10⁻6। अब चूंकि अपन मीटर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपन मीटर किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, mm पे। ठीक है, 10⁻6 आ गया आपका 6। ठीक है, ओके, तो ये हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, सही है सही है सही है। ये 10⁻+ का 6, ठीक है, 10⁻+6 mm²। सही बात, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर एक पास्कल बराबर कहेंगे 10⁻6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻6 को इधर जान देंगे, क्योंकि ये तो मेगा पास्कल बन गया ना इतना वाला पार्ट। आपको थोड़ा सा डाउट आ गया हो ना, चलो मैं फिर समझाता हूँ। देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसके इक्वल है, पास्कल के। सही भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, अब न्यूटन पर 10⁻6 mm² लिख सकता हूँ इसको, बताओ वैसे ये इसकी पास्कल के। ठीक है, अब न्यूटन पर mm² मेगा पास्कल होता है, लेकिन 10⁻6 इसलिए अभी पास्कल बना हुआ है। इस 10⁻6 को यहाँ से उड़ा के इधर जाने दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तिरक मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके साथ जानते हो 10⁻6 आ गया इधर, तब यहाँ से हो गया गायब, तो क्या बच गया, ये अब क्या है बताओ, 10 न्यूटन पर mm², ये क्या है, ये आपका मेगा पास्कल है। तो 1 मेगा पास्कल बराबर क्या हो गया, 10⁻6 पास्कल। सही है भाई, चलो क्लियर। अब यहाँ तक आपके समझ गए। इसी तरह 10⁻3 मेगा पास्कल को 1 गीगा पास्कल बोलते हैं। 3 यूनिट से आपको याद रखनी, सिंपल। स्ट्रेस का काम कंप्लीट। बात करते हैं स्ट्रेन की। देखो, स्ट्रेन क्या होता है दोस्त, जैसे मैं बोला कि आपका एक सिंपल सा रॉड है, ठीक है, सिंपल सा रॉड है, या कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट कुछ भी मान लो, इसकी लंबाई अभी 2 मीटर है। अब मैंने इस पे ऊपर फोर्स लगा दिया, खींच दिया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया, किसी प्रकार का फोर्स लगा दिया, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, खींचोगे तो बढ़ेगी भाई, तो 2.2 मीटर हो गई। ठीक है, 2.2 मीटर हो गई। हुआ लेंथ में चेंज, तो चेंज इन लेंथ आउट ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ये वाली लेनी है, मतलब पहले कितनी थी 2 मीटर, फोर्स लगाने के बाद कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ी है 0.2 मीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर बटेगा 2 मीटर, माने चेंज इन लेंथ आउट ऑफ ओरिजिनल लेंथ, इसी को बोलते हैं अपन स्ट्रेन। सही है भाई, चेंज इन लेंथ आउट ऑफ ओरिजिनल लेंथ, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। अब चूंकि लेंथ भी मीटर में, नीचे भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो गई यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट है। ओके, बस आपको इतनी बात समझनी थी। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट अपन एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और चेंज इन लेंथ को डेल्टा से, ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट से दिखाते हैं। बस इतना सा काम है इसके अंदर। अच्छा, ये तो बात हो गई स्ट्रेन की। अब बात कर लेते हैं अपन टाइप ऑफ स्ट्रेस की। स्ट्रेस एक्चुअली में कितने प्रकार का होता है, ठीक है, स्ट्रेस आपका कितने प्रकार का होता है। तो देखो दोस्त, स्ट्रेस जनरली 2 प्रकार के होते हैं दुनिया में, 2 ही प्रकार के स्ट्रेस जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, बेसिक अंतर, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल क्या होता है भाई, नॉर्मल समझो पहले, मान लेता हूँ मैं, चलो मानता है, देखो मानना तो पड़ेगा आपको, है ना, मैथ के स्टूडेंट मान ही सकते हो भाई। मान लो कि वो मेरी है, मेरी मतलब वो नहीं ऐसा गलत मत समझा करो, ठीक है, क्या कर सकते हो भाई, इंजीनियर हो ना, हैं, चलो खैर, आ जाओ इधर फिर से। ठीक है, देखो मान लो ये फिर मान ही लो, हो गया यार अब तो, है ना, तुम्हारी ही है ये आपका सेक्शन है। ठीक है, ये आपका एक प्लेन है सेक्शन कुछ भी, तो इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऐसा स्ट्रेस जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा हो उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा हो, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा हो, प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे अपन नॉर्मल स्ट्रेस। अगर इस प्लेन के अलोंग लग रहा है, प्लेन के पैरेलल लग रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस किसी प्लेन के पैरेलल लगता है, और नॉर्मल स्ट्रेस किसी प्लेन के अलोंग लगता है। अलोंग मतलब नहीं अलोंग नहीं, नॉर्मल की डायरेक्शन में, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल, और शियर स्ट्रेस क्या आपका प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन पर लगता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो भाई, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है बेसिकली आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, बेसिकली आपका ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ये सॉरी बियरिंग स्ट्रेस है, और ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, क्लियर। और एक्सियल स्ट्रेस भी 2 प्रकार। एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, एक्सिल के डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन पे जो स्ट्रेस जनरेट हो। ठीक है, एक्सिस जैसे आपकी बीम है, ठीक है,
ये आपकी बीम है। अब इसकी एक्सिस ऐसे ऐसे पास हो रही होगी, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन पर एक्सिस की डायरेक्शन पर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं अपन एक्सियल स्ट्रेस। बात सही है ना। तो इस डायरेक्शन में अपन दो प्रकार से फोर्स लगा सकते हैं, या तो आप इसको टेंसाइल लगा सकते हो, या तो आप एक प्रकार से कंप्रेसिव लगा सकते हो। तो टेंसाइल फोर्स लगाने से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे तो स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है उसको बोलेंगे अपन कंप्रेसिव स्ट्रेस। सही है बात। तो इस तरह से ये दो हो गए। इसके बाद आती है बियरिंग स्ट्रेस। देखो बियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर सब्जेक्टेड होती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, जैसे आपने फुटिंग का केस देखा है, ऐसी होती फुटिंग। ये थोड़े से यहाँ पर अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, इसके ऊपर ऐसे कॉलम खड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे आपका कॉलम खड़ा रहता है, ऐसे ऐसे आपका, मैं दिखाता हूँ ना, फोटो है तो मेरे पास, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, कहाँ गया ये, ओके। जैसे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, बड़े क्लियर, ये कॉलम खड़ा हुआ है, यहाँ पे कॉलम खड़ा हुआ है, ये नीचे फुटिंग है। तो यहाँ पास इसके जो सपोर्ट पर, ये सपोर्ट पर यहाँ पास, जैसे भैया आप किसी बॉडी के ऊपर ऐसे, मान लो कोई बॉडी है, इसके ऊपर आपने ऐसे कॉलम खड़ा कर दिया, तो ऐसे पेनिट्रेट कर रहा है, तो जो फुटिंग है नीचे ऊपर की ओर, फुटिंग कॉलम पर ऊपर की ओर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी, यहाँ पे जो लगा रही है ना, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे लगा रही होगी, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे फुटिंग लगा रही होगी ना, इसी को बोलते हैं अपन बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, डिफिनेशन आप पढ़ लेना। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस विच अराइजेज व्हेन बॉडी इज सपोर्टेड बाय अनदर बॉडी। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर सपोर्ट होती है तो उसको बोलते हैं अपन बियरिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, डेवलप ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट का जो बोलते हैं अपन क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। अब बेंडिंग मूवमेंट क्या है, फिर से डाउट नहीं रखना, बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। तो अब इसको पढ़ेंगे अपन अगले टॉपिक पे, अगले में। अभी देखो यहाँ से 2-3 चीज़ें पेंडिंग में। अच्छा, अब इसके बाद कर लेते हैं शियर स्ट्रेस की, ठीक है। शियर स्ट्रेस मैंने बताया नहीं आपको। देखो शियर स्ट्रेस क्या होता है, देखो भाई शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस होता है, एक होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस बता दिए, जो प्लेन के पैरेलल लगता है, प्लेन के पैरेलल। और हाँ ठीक है, शियर स्ट्रेस दो प्रकार का, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अभी क्या है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या है, तो देखो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है भाई शियर फोर्स के कारण, और जो इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस ये प्रोड्यूस होता है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण। अब ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ये शियर फोर्स क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्योंकि वीडियो की लेंथ हो चुकी है 21 मिनट, है ना। तो इसको मैं आप समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत शानदार तरीके से। अगले इसको नेक्स्ट अगले टॉपिक अगले चैप्टर लेक्चर में जस्ट इसके बाद ही आ जाएगा, उसमें अपन समझेंगे, ठीक है। चलो नहीं, मैं इसी में समझा देता हूँ, हटाओ, चलो आ जाओ, इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, समझो बात को, सारी कलाकारी ने इंटरनल लोडिंग की है, इन्हीं सारा कुछ जनरेट होता है। देखो तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या प्लेन है, बोलो हाँ, एक ये प्लेन मान लेते हैं इसको, ठीक है, एक सेक्शन प्लेन कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहाँ से क्या ये एफ एक्स इसके बाहर की ओर लग रहा है, एफ एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, एफ एक्स बाहर की ओर लग रहा है, तो एक प्रकार का ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया या एक्सियल स्ट्रेस हो गया, हो गया ना एक्सियल स्ट्रेस, भाई प्लेन से बाहर की ओर लग रहा है, एक्सियल स्ट्रेस हो गया। एक्सियल स्ट्रेस इसको एक प्रकार से और क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल स्ट्रेस का प्रकार है एक्सियल स्ट्रेस। तो एफ एक्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, समझ लेना बात को अच्छे से। एफ एक्स कारण नॉर्मल स्ट्रेस क्यों, क्योंकि भैया एफ एक्स है एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है, और एक्सियल स्ट्रेस मतलब एक्सियल के डायरेक्शन पे लग रहा है ना, टेंसाइल स्ट्रेस है, तो किसका प्रकार है, एक्सियल स्ट्रेस का। और एक्सियल स्ट्रेस एक प्रकार का क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस के कारण जनरेट होता है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात देखो, एफ वाई और एफ जेड, इधर एफ जेड है, आपको नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है, ठीक है, ये मतलब अंतर्यामी समझ जाओ, इधर है, इधर घुसा हुआ, ठीक है, एफ जेड, और इधर एफ वाई। क्या ये एफ वाई और एफ जेड इस प्लेन से चिपक के लगे हुए हैं, बोलो हाँ, लगे हुए ना भाई, इस प्लेन से एकदम चिपक के लगे हुए ना। तो ये क्या शियर स्ट्रेस का केस है कि भाई जब भी कोई फोर्स किसी प्लेन से चिपक के लगता है तो जो उसके कारण स्ट्रेस जनरेट होता है उसको अपन शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो एफ वाई और एफ जेड जो है ये यहाँ पर शियर फोर्स हैं, ठीक है, यहाँ पास क्या है, शियर फोर्स हैं, और इन्हीं के कारण आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इसी एफ वाई और एफ जेड के कारण जनरेट होता है आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। समझ में आ गई, एफ वाई और एफ जेड आपके क्या है, शियर फोर्स है, जिनके कारण डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो आपके जो फोर्स के काम कंप्लीट। अब बातें मोमेंट पे। एम एक्स जो है ये क्या इस सेक्शन को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश, जैसे आप पेन लिख लो उसके इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सेक्शन को ऐसे घुमा देना चाहता है, इस पूरे सेक्शन को ऐसे घुमा देना चाहता है, इस एक्सिस के अबाउट ट्विस्ट करना चाहता है बेसिकली। आपने वो देखा है गाड़ी में जो बस के नीचे जो लगा रहता है एक मतलब उसकी एक वो लगी रहती है सिलेंडर, जो उसको रोटेट करती है, जिससे फिर कोई भी गाड़ी चलती है, या कि कोई भी मैकेनिकल वाहन देख लो, है ना, जो भी आपकी गाड़ियाँ हैं उसमें क्या एक देखते हैं सिलेंडर लगा होता है जो घूमता है, तो फिर आपकी गाड़ी चलती है। ये उसी प्रकार क्या इस सेक्शन को घुमाना चाहता है ना।
ट्विस्ट करना चाहता है तो mx के कारण ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, mx के कारण क्या जनरेट होता है आपका, ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट। और इसी ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण इनडायरेक्ट आता है आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है, इसी ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण क्या आता है आपका, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। सही है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। ये आपका इस सेक्शन को ट्विस्ट करना चाहता है, घुमाना चाहता है इस एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो इसके कारण आपका ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है और इस ट्विस्टिंग मोमेंट को के कारण इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। बात सही है। अब आते हैं भाई एम बाई की। एम बाई और एम जेड, इन दो कलाकार, ये जो दो मोमेंट है इनके कारण जनरेट होता है आपका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। कैसा, क्योंकि ये सेक्शन को बेंड करना चाहते हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी बात करूँ अगर एम बाई की, ठीक है, एम बाई की, तो क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे मोड़ना चाहता है, ठीक है, ऐसे मतलब इसके अबाउट ऊपर की ओर। अब चूंकि अगर वाई एक्सिस के अबाउट मोड़ेगा तो क्या आपको लग नहीं रहा कि बीम ऊपर की ओर उठ के आ जाएगी? सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 3D फिगर में ना आपका विजुअलाइजेशन ही सब कुछ है कि नहीं? थोड़ा सा विजुअलाइज करो, क्या मैं वाई एक्सिस इस बीम को घुमा दूं तो क्या ये बीम इस पेज से बाहर ना निकल आएगी, इस मोबाइल की स्क्रीन से बाहर ना निकल आएगी? सोचो थोड़ा सा, घूमेगी ना, मतलब होगी कि नहीं, निकल आएगी ना? अरे सोचो ना, ऐसे ऐसे घुमाओ ना, ऐसे निकलेगी ना बाहर, बाहर की तरफ। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट एक प्रकार का बेंडिंग मोमेंट ही है, पर ये अपने को 2D प्लेन के अंदर नहीं दिखता एक्चुअली में, ठीक है, बाहर निकल रहा है ना। लेकिन एम बाई के कारण भी क्या बेंडिंग मोमेंट ही जनरेट होता है, ठीक है, एम बाई के कारण भी आपका बेंडिंग मोमेंट ही जनरेट होता है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है भाई, मान लिया। एम जेड के कारण क्या होता है? एम जेड के कारण भी बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, एम जेड के कारण भी बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। कैसे? ये भी बीम को बेंड ही कर रहा है। देखो ये कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे। अगर मैं इसको प्रूव करूँ तो कुछ ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है। तो क्या ये बीम, अब मान लो इधर लग रहा है तो इसका रेजिस्टेंस इधर से भी ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, ऐसे इधर से भी लग रहा होगा। तो क्या ये बीम कुछ टाइम बाद ऐसे नहीं मुड़ जाएगी? बोलो हाँ, मुड़ेगी नहीं? ठीक है, ऐसे नहीं मुड़ जाएगी बीम, मतलब इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लगेगा, ठीक, इसका रेजिस्टेंस हमेशा इधर लगेगा, क्योंकि बीम अपन अभी पढ़ेंगे कि भाई सोम के अंदर जो कुछ भी होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो अगर कोई फोर्स इधर से लग रहा है और बीम स्थायी है तो इसके अगेंस्ट भी एक फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा ना, एक मोमेंट इधर से लगाना पड़ेगा, तभी तो स्थायी है, वरना घूम ना जाएगा, घूमती तो नहीं है, स्थायी रहती है। तो मतलब इधर से भी कुछ लग रहा है तो बीम क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड ना हो जाएगी? बोलो हाँ, नहीं समझे? चलो एक बार और समझा देते हैं। देखो दोस्त, हाल ये है कि ये जो आपका एम जेड ऐसे लग रहा है, इसको अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लग गया, बात वही है ना, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ पे लग रहा है तो अगर यही एक सिंगल लगेगा तो ये बीम आपकी घूमने लग जाएगी इस जेड एक्सिस के अबाउट कर। पर क्या आपने कहीं भी किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में बीम को घूमते देखा है? नहीं देखा। मैंने पहले भी बताया कि भाई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम का फॉलो करती है, मतलब सभी जो समीशन ऑफ एफ एफ एक्स हैं, समीशन ऑफ एफ बाई, समीशन ऑफ एफ जेड है, अभी जस्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, तो उनको फॉलो करती है। मतलब आपकी जो बीम है उसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो होने वाला है, ठीक है, डिफॉर्मेशन अलाउ, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी जीरो, मतलब बीम घूम ही नहीं सकती, हिल ही नहीं सकती है। तो अगर ये हिलेगी कब नहीं, जब इस फोर्स के अगेंस्ट, इसके विपरीत डायरेक्शन में एक इधर से भी मूवमेंट लग रहा हो, मतलब इस मोमेंट के, इस एम जेड के इधर से भी एक एम जेड लग रहा होगा, तभी तो नहीं घूमेगी। अब जब दो लग जाएंगे तो क्या होगा, ये बीम को ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे दबा देंगे ना नीचे की तरफ, बेंड कर देंगे ना, तो क्या एक प्रकार का बेंडिंग मूवमेंट हो गया, ऐसे बीम बेंड हो जाएगी, है ना। तो एम जेड भी एक प्रकार का क्या आपका बेंडिंग मूवमेंट है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आप समझ लो कि भाई एफ एक्स क्या है आपका, एक प्रकार के एक्सियल स्ट्रेस है, ठीक है, एफ वाई और एफ जेड क्या है आपके शियर स्ट्रेस हैं या शियर फोर्स हैं, ठीक है, शियर फोर्स है, उन्हीं के कारण क्या शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। ये आपके एक्सियल फोर्स के कारण एक्सियल स्ट्रेस जनरेट होता है एफ एक्स के कारण, ठीक है, और एफ बाई एफ जेड के कारण शियर फोर्स है ये और शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। फोर्स का काम कंप्लीट, मूवमेंट की बात देखो, मूवमेंट्स क्या है आपका, एक प्रकार का ट्विस्टिंग मूवमेंट है और इसके कारण क्या जनरेट होता है, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। लिखते जाना यार आप लोग, मेरी बातों को सुन के ना लिख लिया करो, ठीक है, मैं यहाँ सारी चीज़ नहीं लिख पाता हूँ, तो ना ये थोड़ी सी आपकी जागरूकता है कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। देखो भाई, दूसरे की गर्लफ्रेंड और नोट्स सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, काम नहीं आती, ठीक है, दोनों खुद ही बनानी पड़ती है, समझो बात को। तो आपको भी ये खुद ही बनानी पड़ेगी, क्लियर। तो इसको देखो और बनाओ नोट्स, क्लियर। तो देखो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण कौन सा जनरेट हो रहा है आपका, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, क्लियर। अब बात आती है एम बाई और एम जेड क्या, ठीक है, ये क्या है आपके, ये भी आपके मूवमेंट है, ये आपके बेंडिंग मूवमेंट है और इनके कारण क्या जनरेट होता है, ये एक प्रकार के इनसे नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट के कारण नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। बाकी चीज़ें आगे डेप्थ में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लेक्चर सच में पसंद आ रहा है और आप हमारा पूरा कोर्स सोम का
ज्वाइन चाहते हो। इसी तरह पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ भी रटाऊंगा नहीं यार, एकदम ऐसे पढ़ेंगे ना, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हो। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, भाई मैं भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपको पूरा कोर्स इसी तरह वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अपनी का स्टडी आप पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो मेरे साथ। ओके, और कोई भी डाउट होगा तो मैं इसी व्हाट्सएप पर आपको या तो वीडियो बनाने लायक हो कोई बताऊँगा, या तो यहीं पास आपको रिप्लाई करके दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू।